Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover solve example numericals of chapter number 13 AC circuits. So let's see first example number 13.1 में क्या given है. An alternating voltage is given by equation E is equal to 6 sin 314t. Find the peak value, second frequency and third time period, and also find the instantaneous value at time t is equal to 2 millisecond. तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं. इसमें क्या दिया है, एग्जाम्पल 13.1 राइट. क्या क्या गिवन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है. क्या इक्वेशन दिया है, E इज इक्वल टू 6 साइन 314t. ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है. और हमसे पूछा क्या, देखो सबसे पहले बोला है व्हाट इज द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू यानी कि हमें क्या पूछा है यहाँ पर, ई नॉट की वैल्यू पूछा है. नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी एफ. थर्ड में क्या बोला है, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड यानी कि हमें क्या निकालना है, टी राइट. और हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी कि ई निकालना है. लेकिन इसके लिए हमें कंडीशन क्या बोला है, एट टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड. 2 मिली सेकेंड में उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगी राइट. तो ये हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यूज हैं. क्या क्या दिया है, हमें एक इक्वेशन दिया है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का, और हमसे पूछा है कि उसकी बताओ पीक वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, एंड व्हेन द टाइम इज 2 मिली सेकेंड, उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ के इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं. यानी देखो हमारे पास ये क्या गिवन वैल्यू है, E इज इक्वल टू 6 साइन 314t. और हमारा जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन है वो हमें क्या बोलता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें ई नॉट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मिल जाएगी. कितनी मिली, 6 वोल्ट. तो ये आपको सबसे पहला आंसर मिल गया इसका पीक वैल्यू. पीक वैल्यू कितनी मिल गई, 6 वोल्ट. दूसरा, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 314. इस ओमेगा को हम लोग यूज़ करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं. सो देयरफॉर देखो क्या होगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 314. ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314. हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी. तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 314 अपॉन 2 पाई राइट. और पाई की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर 314 अपॉन 2 इंटू 314. तो 3.14 एक्चुअली में पाई की वैल्यू हमने रख दी. ठीक है, अब देखो इसे हमें क्या करना है, डिवाइड. तो इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप आपको क्या करना है, इसे लिखो 314 और इसे मैं लिखता हूँ 2 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -2. मैंने क्या किया, 2 डिजिट इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया. तो आप जब 2 डिजिट इधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2. अब आसानी से आप इसे क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो. तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +2. +2 का मतलब क्या होता है, 100. तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2. सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 50 हर्ज. इस पूरे चैप्टर में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी या तो वो 50 हर्ज होगी या तो वो 60 हर्ज होगी राइट. नाउ अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम. अब हम टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है टाइम क्या होता है, टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो हमें फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/50 राइट. तो इसे देखो शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसे हमें डिवाइड करना है. तो इसे मैं लिखता हूँ 1/5 इंटू 10 की पावर 1 है ना. 50 है तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 5 इंटू 10 की पावर 1. तो t इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10 की पावर -1. देखो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो. मैं एक थोड़ा सा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है 5 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 की पावर -1. और हमें पता है कि 10 की पावर -1 का मतलब है एक डिजिट और उधर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0.02 सेकेंड. तो ये हमें क्या मिल गया, टाइम मिल गया राइट. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ईएमएफ निकाल लिया, यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड. अब हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ. कंडीशन क्या है कि जब टाइम क्या हो, 2 मिली सेकेंड हो. तो चलो इसे भी निकालते हैं हम लोग. सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगी, E इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 साइन ओमेगा टी. ठीक है,
सो देयरफॉर E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 साइन, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं ओमेगा को 2 पाई एफ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पाई एफ इंटू टी। अब देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 साइन, और मैं 2 पाई को ऐसे ही रखता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया अपने को 50, तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 50, और टाइम की वैल्यू क्या गिवन है 2, और ये मिली सेकेंड में दिया है, तो मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, तो ये आपको याद रखना है। जो टाइम हो किसमें 2 मिली सेकेंड में है, तो मिली सेकेंड से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू विद 10 की पावर -3। तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू 6 साइन। अब हम इसे क्या करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ 2 पाई इंटू, इसको अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 10 की पावर -3 को मैं नीचे लाता हूँ, तो जब 10 की पावर -3 को मैं नीचे लाऊंगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर +3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, तो मैं इसे लिख देता हूँ 1000। देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे आपको बता रहा हूँ इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो एक 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0, और हमें पता है 2 5 कितना होगा 10, सो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या हो गया 6 साइन, और ये क्या बचेगा π/5, ठीक है, क्या हमारा 6 साइन π/5। अब साइन π/5 जो होता है बेसिकली, तो ये कितना होता है 6 साइन π/5 इज नथिंग बट 36 डिग्री, है ना। इसे आप चाहिए तो ऐसा निकाल सकते हो π/5 इंटू 180 अपॉन पाई, जब आप करोगे तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 36 डिग्री मिलेगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपके पास जो लॉग टेबल बुक है वहाँ पर आपको नेचुरल साइन वाले कॉलम में जाना है, और वहाँ पर देखना है कि साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो 36 में आप 0 देखोगे, तो 36 में जब आप 0 देखोगे तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.5878, ठीक है। तो साइन 36 की डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0.5878। अब आपको करना क्या है कि इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 3.57 वोल्ट। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो हो सकता है कि वहाँ पर जो आंसर दिया है वो 6 वोल्ट दिया होगा। अगर वो 2020 एडिशन की बुक होगी तो वहाँ पर उसका आंसर 6 वोल्ट दिया है। न्यू बुक के बारे में मुझे पता नहीं कि वहाँ पर कितना आंसर दिया हुआ है, बट अगर वहाँ पर भी 6 दिया है तो मेक श्योर कि करेक्ट आंसर ये होगा, 6 वहाँ पर गलत वैल्यू दी है तो इसे आप करेक्ट कर लेना। ये आपको क्या मिलेगा 3.57 वोल्ट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13.2 में क्या गिवन है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय एन इक्वेशन E इज इक्वल टू 140 साइन 3142t इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओहम, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड द RMS करंट थ्रू द रजिस्टर। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 13.2 में क्या क्या है हमारे पास गिवन में, एक इक्वेशन दिया EMF का, कितना दिया है 140 साइन 3142t, ठीक है। और क्या क्या गिवन है कि एक प्योर रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन 50 ओहम, एंड हमसे पूछा क्या, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड द RMS करंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स यानी हमें F निकालना है और हमें RMS की वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। सो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि I को मैं कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप चाहिए तो स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो RMS निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, हमारे पास क्या गिवन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF का इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हमारे नॉर्मल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इक्वेशन EMF से कंपेयर कर लेंगे। सो देयरफॉर देखो क्या होगा, E इज इक्वल टू 140 साइन 3142 इंटू टी, ये गिवन है, और हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें देयरफॉर E0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, E0 इज इक्वल टू 140, और हमें जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 3142। तो ये हमें E0 की वैल्यू मिल गई और ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ओमेगा की। अब देखो सिंस हमें ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है तो हम फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा कैन बी रिटन एज, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 3142, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ इज इक्वल टू 3142।
सो देयरफॉर यहाँ से f की वैल्यू क्या होगी, देखो 3142 अपॉन 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.142, है ना। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में जो पाई की वैल्यू है वो 3.142 ही यूज़ की गई है, तो आप उसी वैल्यू को यूज़ करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ 3142 अपॉन 2 इंटू 3142। मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 डिजिट शिफ्ट किए, तो यहाँ पर पावर कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 3। अब आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या मिलेगी, 500 हर्ट्ज। ये जो आंसर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली है 500 हर्ट्ज, वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक है आप पूरे चैप्टर में आप देखोगे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जहाँ कहीं पर भी वहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या तो आपको 50 हर्ट्ज मिलेगी या तो 60 हर्ट्ज मिलेगी। अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या बोला है, 3142। लेकिन अगर आप इस हिसाब से सॉल्व करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 500 हर्ट्ज। लेकिन गिवन क्वेश्चन में क्या दिया वहाँ पर, उसका आंसर 50 हर्ट्ज। तो अगर आपको 50 हर्ट्ज इसका आंसर लाना है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मानना होगा, यानी हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 314.2 मान लेंगे इसे, ठीक है, कि इसकी वैल्यू इतनी है। अगर आप ये वैल्यू मान लेते हो तो फिर आपका आंसर बुक के आंसर से मैच कर जाएगा। सो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314.2। तो f क्या हो जाएगा यहाँ पर, 314.2 अपॉन 2। अब पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14। अब देखो मैं इसे क्या करता हूँ, f इज इक्वल टू 314.2 अपॉन 2 इंटू इसे मैं क्या करता हूँ 314.2। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो 2 डिजिट इधर की तरफ शिफ्ट किए। जब हम 2 डिजिट को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 2। अब अगर आप इसे कैंसिल करोगे, आसानी से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/2 इंटू 10 की पावर प्लस 2 अगर ऊपर लेके जाएंगे तो। सो देयरफॉर हमें पता है 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 100 डिवाइडेड बाई 2। तो f की वैल्यू क्या मिलेगी, 50 हर्ट्ज, राइट। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो आपको मिलेगी 50 हर्ट्ज। तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी नॉर्मली वो या तो 50 हर्ट्ज होगी या तो 60 हर्ट्ज होगी, राइट। तो अब हम निकालते हैं IRMS क्या होगा। तो देखो IRMS के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ERMS अपॉन R, ठीक है। सिंस हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, R। अब अगर मुझे IRMS निकालना है तो मुझे ERMS की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो देयरफॉर ERMS क्या होता है, ERMS इज नथिंग बट 1/√2 इंटू E0। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ERMS इज इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707 और E0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 140। तो ये हम लिख लेते हैं 140। सो देयरफॉर ERMS इज इक्वल टू 0 को आप ऐसे लिख दो और 14 7 जा क्या होगा, 98 और वापस से 14 7 जा 98 और फिर आपको क्या करना है, 3 के बाद डॉट लगाना है। तो 1 2 3 ये हो गया। सो देयरफॉर ERMS की जो वैल्यू आपको मिली वो क्या मिली, 98.98, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली 99 वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गई, ERMS। अब इस ERMS की वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे तो हमें IRMS की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर देखो IRMS इज इक्वल टू, ERMS की वैल्यू क्या है 99 और R की वैल्यू कितनी है 50। तो इसे आप जब डिवाइड करोगे सो द आंसर यू गेट इज 1.98 एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर कि IRMS की वैल्यू क्या मिली आपको, 1.98 एम्पियर। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 13.3 में क्या गिवन है। An inductor of inductance 200 millihenry is connected to an AC source of peak EMF 210 volt and frequency of 50 Hz. Calculate the peak current and what is the instantaneous voltage of the source when the current is at peak value, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लेते हैं, एग्जाम्पल 13.3 क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये बोला है कि एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर का इंडक्टेंस वैल्यू दिया है कितना है, L इज इक्वल टू 200
मिली हेनरी। तो सबसे पहले हम इसे हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ हेनरी, जिसे आप क्या लिख सकते हो 0.2 हेनरी। तो ये हमें क्या मिल गया इंडक्टेंस, राइट। और आगे क्या बोला है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ। पीक ईएमएफ मतलब क्या है ई नॉट, और इसकी वैल्यू क्या है 210 वोल्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज। और हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। और उसके पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द पीक करंट, और पीक करंट निकालना है। पीक करंट का मतलब हमें क्या निकालना है, आई नॉट निकालना है, ठीक है। तो चलो अब देखो हमें पता है अगर आई नॉट निकालना है तो आई नॉट के लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सो देयर फॉर आई नॉट की फॉर्मूला क्या बनेगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स एल, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो जब वैल्यू को पुटअप करेंगे तो क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू, ई नॉट की वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी दिया है 210। अच्छा एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 210 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या है 2πf इंटू एल। सो देयरफॉर 210 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, और एल की जो वैल्यू हमें मिली है इट इज़ इक्वल टू 0.2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.2। सो देयरफॉर 210 अपॉन ये कितना होगा, देखो अगर मैं 50 से इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3.142 इंटू 100 इंटू 0.2, राइट। अब इसे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं, और अगर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 2। सो देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं 21 अपॉन 3.142 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे 21 अपॉन इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 6.284, राइट। अब देखो ये इसका आप क्या कर सकते हो, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/6.284 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो अब आपको क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, और जो इसका रेसिप्रोकल होगा उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो देयरफॉर आई नॉट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, आई नॉट इज इक्वल टू, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 0.1591। सो देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करने पर जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 3.342 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और आगे हमें गिवन क्वेश्चन में क्या बोला था देख लेते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। तो हमें पता है कि जब हम किसी भी एसी सोर्स को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें ईएमएफ लीड करता है बाई करंट, यानी करंट लैग करता है बाई π/2 एंगल। तो अगर करंट π/2 एंगल से पीछे है तो इसका मतलब है कि जब वो पीक वैल्यू पर पहुंचेगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। तो वो रीज़न आपको देना है, तो रीज़न आप यहीं से देख के बता सकते हो, जैसे इसमें दिया है एज इन एन इंडक्टिव एसी सर्किट करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाई π/2। तो जब वो पीक वैल्यू पर पहुंचेगा करंट तब वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 13.4 में क्या गिवन है। ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 250 sin 100 πt। Write an equation for instantaneous current through the circuit and give the reading of AC ammeter connected in the circuit। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया है, एग्जाम्पल 13.4। तो हमें यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू है C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तो इसे हम फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ये हमें क्या दिया है कैपेसिटर। और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसकी वैल्यू दिया है E इज इक्वल टू 250 sin 100 πt, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है गिवन वैल्यू है, और हमें निकालना क्या है, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। हमें इंस्टेंटेनियस करंट यानी I का इक्वेशन लिखना है इन केस ऑफ AC सोर्स व्हेन कनेक्टेड विथ अ कैपेसिटर। और हमें साथ ही साथ क्या बताना है कि AC अमीटर यानी अल्टरनेटिंग करंट अमीटर हमें कौन सी वैल्यू देगा। तो अमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, तो वो हमें कौन सी वैल्यू देगा, IRMS की वैल्यू। तो वो हमें IRMS की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो अब देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट व्हेन कनेक्टेड विथ अ कैपेसिटर इन द AC सोर्स क्या मिलता है, I0 sin
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी एसी सोर्स को कैपेसिटर से कनेक्टर करते हैं तो उसमें जो करंट है वो पाई बाई टू एंगल से लीड करता है और ईएमएफ लैग करता है। और जब हम किसी एसी सोर्स को अगर हम इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टर के केस में करंट पाई बाई टू एंगल से लैग करता है, यानी उसमें करंट पाई बाई टू एंगल से पीछे चल रहा है, और कैपेसिटर के केस में करंट पाई बाई टू एंगल से आगे चल रहा है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का इक्वेशन है। इसमें हमें दो चीज़ें पता करना है कि आई नॉट की वैल्यू क्या होगी और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को अपने नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ईएमएफ से कंपेयर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू 250 साइन 100 पाई टी, है ना। इसको मैं क्या लिखता हूँ, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपको क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि जो E नॉट की वैल्यू है वो कितनी मिली 250, और जो ओमेगा की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है 100 पाई। तो हमें जस्ट करना क्या है कि इन दोनों वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट अप कर देना है। सो देयरफॉर अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू हमें मिली है वो E नॉट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है I नॉट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम I नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है I नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XC, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, XC। सो देयरफॉर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XC की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा C। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू ओमेगा C, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है तो ये ऊपर आके इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, E नॉट को लिख सकते हैं, ओमेगा हमें गिवन है यस, और कैपेसिटर की भी वैल्यू गिवन है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 100 पाई, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, राइट। और जो E नॉट की वैल्यू है वो भी हमें गिवन है, कितनी दिया है 250। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 250। अब हमें करना क्या है कि इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, देखो इसको मैं लिखता हूँ 100 पाई, और मुझे पता है कि 2 इंटू 250 करूँ तो आंसर क्या मिलेगा 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सो देयरफॉर पाई इंटू इसे क्या लिख सकते हैं 5, और देखो यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0 है, राइट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सो देयरफॉर पाई की वैल्यू क्या है 3.142 इंटू 5 इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा -2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे जितना आसानी से आप सिंप्लीफाई करोगे उतना अच्छा है, ताकि आपको बड़े कैलकुलेशन से बच सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 5 2 ज़ा 10 0 1 5 4 ज़ा 20 21 5 1 ज़ा 5 2 7 एंड 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और पीछे से यहाँ पर 3 के पास डॉट, तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2। सो देयरफॉर I नॉट की जो आपको वैल्यू मिलेगी, I नॉट इज इक्वल टू, आपको क्या करना है 2 डिजिट इधर की तरफ शिफ्ट करना है, दैट विल बी 0.1571, ठीक है। ये जो हमें मिला ये किसकी वैल्यू मिल गई, I नॉट, यानी कि पीक वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो देयरफॉर अब फाइनली हम लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का इक्वेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या है I नॉट की जगह पर क्या रखेंगे हम 0.1571 साइन, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इसका इक्वेशन, कितना इक्वेशन मिला 0.157 I नॉट हो गया, साइन को वैसे ही रखा, ओमेगा की वैल्यू हमें क्या मिली थी 100 पाई, तो 100 पाई इंटू टी और प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्या है यहाँ पर, पाई बाई 2 इज द फेस एंगल, जिस फेस एंगल के साथ करंट क्या है लीड कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से। अब हमें क्या निकालना है IRMS। तो IRMS हम कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि फॉर IRMS इज नथिंग बट ERMS अपॉन XC, राइट, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू से भी, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या तो इससे सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, IRMS इज इक्वल टू 1/√2 इंटू I नॉट, क्योंकि हमें अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो वापस से सारे स्टेप फॉलो करके लास्ट में तो अपने को यही आंसर मिलने वाला है ना, तो उससे अच्छा है कि हम ये वाले स्टेप से सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर ये क्या होगा IRMS इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.707 इंटू I नॉट की वैल्यू क्या मिली है 0.1571। इसे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, जब आप इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर यू गेट इज 0.111 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया IRMS वैल्यू ऑफ करंट।
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13.5 में क्या गिवन है, ए 100 मिली हेनरी इंडक्टर एंड अ 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर and a 15 ohm resistor are connected in a series to a 120 volt 50 hertz AC source। यानी बेसिकली यहाँ पर हमें LCR सर्किट के बारे में दिया है। तो और यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, करंट एट रेजोनेंस एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो तीन चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 13.5, ठीक है, क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू दिया है, कितना इंडक्टर की वैल्यू है 100 मिली हेनरी। तो हमें पता है इसका मतलब क्या है 10⁻³ हेनरी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 0.1 हेनरी। तो ये हमें इंडक्टर मिल गया। और हमें वहाँ पर कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 25 माइक्रोफैराड, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁶ फैराड, ठीक है। और आगे हमें क्या गिवन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज़ 25 ओहम। और क्या बोला है कि ये जो एसी सोर्स है इसका जो ईएमएफ है वो यानी ERMS, ठीक है, ये कितना है, इट इज़ गिवन 120 वोल्ट। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ गिवन 50 हर्ट्ज। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का मतलब हमें Z निकालना है। करंट एट रेजोनेंस मतलब हमें क्या निकालना है IRMS। एंड लास्ट में यहाँ पर निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि F निकालना है, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी FR बोल देते हैं, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो, सो देयरफॉर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इम्पिडेंस Z निकालना है। हमें पता है इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पिडेंस इज इक्वल टू √XL - XC द होल स्क्वायर प्लस R², राइट। ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है। लेकिन इस केस में क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बोला है इम्पिडेंस हमें रेजोनेंस के पैटर्न में चाहिए। तो रेजोनेंस कब होता है, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, है ना। जब XL और XC बराबर हो जाते हैं तो जाके रेजोनेंस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर XL XC बराबर हो गया तो देयरफॉर Z विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, ये तो दोनों टर्म अगर बराबर हो गए तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर R²। सो देयरफॉर Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू R। सो देयरफॉर आई कैन राइट Z इज इक्वल टू 15 ओहम, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस। कितनी वैल्यू मिली 15 ओहम। तो ये कंडीशन याद रखना है कि जब रेजोनेंस बोला होगा तो वहाँ पर रेजोनेंस तभी फॉर्म होगा जब XL इज इक्वल टू XC के बराबर होगा। अगर ऐसा कंडीशन अप्लाई होता है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या R²। तो √R² इज नथिंग बट R। तो जो रेजिस्टर की वैल्यू होगी वही आपकी इम्पिडेंस की वैल्यू होगी। नाउ नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द RMS वैल्यू। तो IRMS कैसे निकालेंगे, तो IRMS निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ERMS/Z, ठीक है। तो यहाँ पर ERMS की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी वैल्यू दिया है 120, राइट। और Z की वैल्यू कितनी है 15। तो ये तो बहुत आसानी से मिल गया। IRMS इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 15 8 तो 8 एम्पियर इज द RMS करंट। नाउ नेक्स्ट और हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर सारी गिवन वैल्यूज हैं, तो हमें क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यूज को पुटअप करना है। सो देयरफॉर ये क्या होगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/2π√L। L की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.1, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 0.1। और जो ये है ये कितना दिया है मुझे, इंटू 25 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है गिवन है। अब देखो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2π, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2.5। और हमें पता है कि पावर को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर हाफ हो जाता है। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर, ये इंटू 10⁻⁻3। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/2π इंटू √2.5। और जब हम इस -3 को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻+3, राइट। अब इसे देखो आगे क्या करेंगे, देयरफॉर F इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको 10 बना लेता हूँ। तो 10 × 10⁻2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2π√2.5। अब यहाँ से क्या होगा 2 से कैंसिल होगा तो ये कितना बचेगा 5,
राइट। अब इसे देखो आगे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करता हूँ। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन पाई की वैल्यू क्या है 3.142 इंटू रूट 2.5। रूट 2.5 की जो वैल्यू है उसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉग बुक में जाके स्क्वायर रूट टेबल में 2.5 में 0 का स्क्वायर रूट देख लेना है। तो जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1.581। अब आपको करना क्या है कि इसे आपको सॉल्व करने के लिए आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 500 अपॉन 3.142 इंटू 1.581। अब आप इसे क्या करो, लॉग एंटी लॉग के हेल्प से सॉल्व कर लो, क्योंकि ये कैलकुलेशन अब काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉग टेबल बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको स्टेप्स ले लो, लॉग ऑफ 500 माइनस इन द ब्रैकेट लॉग ऑफ 3.142 प्लस लॉग ऑफ 1.581 और फिर इसे आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 100.65 हर्ज। तो ये आपको क्या मिल गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो अभी तक इस वीडियो में हमने 4-5 सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए हैं। बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, राइट।